क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि भारत की विशाल नदियां असल में दो बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियां जी रही हैं? दो अलग-अलग जिंदगियां मतलब आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मतलब एक तरफ वो नदियां हैं जो किसी अरबपति इंसान की तरह हैं, जिनके पास एक एक गारंटीड फिक्स्ड इनकम, या कह लीजिए एक ऐसा ट्रस्ट फंड है जो कभी खाली नहीं होता, अरे वाह, ये तुलना बहुत दिलचस्प है ना? और दूसरी तरफ वो नदियां हैं जो बिल्कुल एक फ्रीलांसर की तरह काम करती हैं, जिनकी पूरी कमाई और उनका वजूद सिर्फ एक सीजन पर निर्भर करता है, यानी मॉनसून पर। बिल्कुल। और ये जो अरबपति और फ्रीलांसर वाली तुलना है ना, मुझे लगता है नदियों के व्यवहार को समझने का ये सबसे सटीक नजरिया है। सही बात है, क्योंकि देखिए 70% से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इन्हीं नदी प्रणालियां पर निर्भर है। हाँ, जब हम देश के भूगोल को देखते हैं तो नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरें नहीं होती। अगर हम इस गारंटीड इनकम और फ्रीलांस वाले स्वभाव को डिकोड कर लें तो देश की अर्थव्यवस्था, इतिहास और यहाँ तक कि कई राज्यों के बीच चलने वाले जल विवादों की असली वजह भी एकदम साफ हो जाती है। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है, इस बुनियादी फर्क को समझना। तो चलिए सबसे पहले इस गारंटेड इनकम वाली दुनिया में चलते हैं, यानी उत्तर भारत की हिमालयी नदियां। बिल्कुल। इन नदियों को भूगोल की भाषा में हम बारहमासी या पेरेनियल कहते हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है ना? हाँ, एकदम सही। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। इन बारहमासी नदियों को पानी दो अलग-अलग जगहों से मिलता है। गर्मियों के दौरान जब बारिश बिल्कुल नहीं होती, तब ऊंचे हिमालय पर जमे विशाल ग्लेशियर्स पिघलते हैं। मतलब वो उनका रिजर्व फंड है। बिल्कुल, वो ग्लेशियर्स नदियों को पानी देते हैं। और फिर जब मॉनसून आता है तो भारी बारिश इनके जल स्तर को और बढ़ा देती है। यानी इनका बैंक अकाउंट सच में कभी खाली नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ पानी की मात्रा की नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हिमालय पहाड़ भूगर्भीय दृष्टि से बहुत युवा हैं, मतलब वे अभी भी बन रहे हैं। हाँ, वो कच्चे पहाड़ हैं। तो जब नदियां इन ऊंचे और कच्चे पहाड़ों से बहती हैं, हाँ। तो वे जमीन को बहुत गहराई तक काटती हैं। अच्छा। तो इसीलिए वो गहरी खाइयां बनती हैं, हाँ। जिन्हें हम गॉर्जेस कहते हैं। और क्योंकि इनका सफर बहुत लंबा होता है, इसलिए ये अपने साथ पहाड़ों को काटकर भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और गाद नीचे ले आती हैं। मतलब वो जो सिल्ट होता है। बिल्कुल, वो सारा सिल्ट मैदानों की तरफ ले आती हैं। अब अगर इस व्यवहार की तुलना हम दक्षिण भारत की नदियों से करें, यानी प्रायद्वीपीय भारत से, बिल्कुल, तो परिदृश्य एकदम बदल जाता है। हाँ, क्योंकि ये वही फ्रीलांसर नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। वहां कोई ग्लेशियर नहीं है क्या? नहीं, दक्षिण में कोई ग्लेशियर नहीं है जो गर्मियों में पानी दे सके। इसलिए जब मॉनसून अच्छा होता है तो ये नदियां पूरे उफान पर होती हैं। और गर्मियों में? गर्मियों में इनका पानी काफी कम हो जाता है। कई बार तो मतलब ये सूखने की कगार पर पहुंच जाती हैं। ये तो सच में फ्रीलांसिंग वाली हालत है। प्रोजेक्ट मिला तो ठीक, वरना सूखा। एकदम सही। और एक और बड़ा फर्क है, इनकी घाटियों की बनावट हिमालयी नदियों से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? दक्षिण का जो पठार है ना, वो बहुत पुराना और कठोर है, बसाल्ट और पुरानी चट्टानों से बना हुआ। अच्छा, तो नदियां उसे आसानी से काट नहीं पाती होंगी। बिल्कुल यही बात है। दक्षिण की नदियां जमीन को ज्यादा गहराई तक नहीं काट पाती। उनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं। उथली मतलब शैलो? हाँ, शैलो होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका रास्ता बहुत स्थिर होता है। मतलब ये हिमालयी नदियों की तरह हर साल अपना रास्ता नहीं बदलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों से ये एक ही तय मार्ग पर बह रही है, इनका रास्ता फिक्स है। तो अब जब हमने इन दोनों अलग अलग दुनियाओं का बुनियादी फर्क समझ लिया है, तो उत्तर के उन दिग्गजों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिनके पास वो विशाल ग्लेशियर वाला ट्रस्ट फंड है। बिल्कुल, पश्चिम से शुरू करते हैं। हाँ, सिंधु नदी तंत्र, यानी इंडस रिवर सिस्टम। मतलब इसका पैमाना ही अपने आप में एक महाकाव्य जैसा लगता है मुझे। होगी ना? सिंधु नदी असल में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, भारत के बाहर से। हाँ, और वहां से ये भारत के लद्दाख क्षेत्र की ठंडी और बंजर जमीन से होकर गुजरती है। इसका सफर पहाड़ों के बीच से होते हुए पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जाता है और अंततः ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और इस पूरे सफर में उत्तर पश्चिम भारत की प्यास बुझाने वाली कई अहम नदियां इसमें जाकर मिलती हैं। हाँ, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। मुझे यादें से याद रखने की एक ट्रिक हुआ करती थी। JCRBS, अरे हाँ, स्कूल में पढ़ाते थे। जे से झेलम, जो कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। और सी से चिनाब,
जो हिमाचल प्रदेश से आती है, और जहां तक मुझे याद है, चिनाब इस तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है ना? एकदम सही कह रहे हैं आप। फिर आर से रावी, बी से व्यास, और एस से सतलुज। बिल्कुल। और सतलुज नदी भी ना सिंधु की तरह ही तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। ये पूरा तंत्र सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का पालना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के भारत के कृषि और आर्थिक हृदय स्थल की बात करें, तो हमें अपना ध्यान मध्य और पूर्वी हिस्से की तरफ मुड़ना होगा। आप गंगा नदी तंत्र की बात करें, राइट? हाँ, गंगा नदी तंत्र, इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। सही कहा। और उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है, तब जाकर ये वो रूप लेती है जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से ये मैदानी इलाकों में उतरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी तक का एक विशाल सफर तय करती है। देखिए, गंगा का बेसिन या इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वो इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमें इसकी सहायक नदियों के भूगोल को समझना ही होगा, जो दो अलग-अलग दिशाओं से आती हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों दिशाओं से आने वाली नदियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहले दाईं ओर से आने वाली नदियों की बात करते हैं, यानी जो दक्षिण के पठारी इलाकों से आती हैं। जैसे यमुना। हाँ, यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और यमुना में भी चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां मिलती हैं, जो मध्य भारत के सूखे पठारों से पानी लाती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सीधे गंगा में मिलने वाली सोन नदी भी इसी पठारी क्षेत्र से आती है। इन नदियों की खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये पुराने और कठोर पठार से आती हैं, इसलिए इनमें पानी की मात्रा और गाद दोनों ही अपेक्षाकृत कम होते हैं। बाई ओर से आने वाली नदियों की है वो नदियां जो नेपाल से आती हैं। हाँ, घाघरा, गंडक और विशेष रूप से कोसी जैसी नदियां, जो नेपाल के हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा से मिलती हैं। और ये नदियां अपने साथ हर साल भयंकर बाढ़ लेकर आती हैं। बिल्कुल। यहाँ मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि आखिर नेपाल से आने वाली ये नदियां ही इतनी विनाशकारी क्यों होती हैं? मतलब दाईं तरफ से आने वाली नदियां इतना बड़ा कहर क्यों नहीं ढाती हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब पूरी तरह से भौतिक विज्ञान और टॉपोग्राफी यानी जमीन की ढलान में छिपा है। जमीन की ढलान? हाँ, देखिए, नेपाल में हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और ढलान एकदम तीखी है, स्टीप स्लोप। हाँ, तो जब कोसी या गंडक जैसी नदियां उन हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो पानी की गति और उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी चरम पर होती है। मतलब पानी फुल स्पीड में नीचे आता है? बिल्कुल। इस भयानक स्पीड में पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है और भारी मात्रा में पहाड़ की मिट्टी और पत्थर अपने साथ ले आता है। और फिर अचानक से वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बिल्कुल सपाट मैदानों में प्रवेश करती हैं। ठीक यही वह बिंदु है जहां सारा खेल बदलता है। तीखी ढलान से आते ही जैसे ही नदी समतल मैदान से टकराती है, पानी की गति अचानक से शून्य के करीब आ जाती है। क्योंकि अब कोई ढलान नहीं बची? एकदम सही। अब नदी के पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती कि वो उस भारी गाद और मिट्टी को आगे धकेल सके। तो वो सारा सिल्ट और मलबा नदी के तल पर ही जमा होने लगता होगा? बिल्कुल, वो तल पर बैठ जाता है, और जब नदी के तल पर लगातार मिट्टी जमा होती रहेगी तो नदी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तल ऊंचा होने का मतलब है कि नदी अब कम गहरी रह गई है? हाँ, वो उथली हो गई। ऐसे में जैसे ही मानसून की बारिश से थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी आता है, नदी अपने किनारों को तोड़कर आसपास के गांवों और खेतों में फैल जाती है। बाप रे! और क्योंकि तल उथला हो चुका है, नदी अक्सर अपना रास्ता ही बदल लेती है। कोसी नदी के बिहार का शोक कहलाने के पीछे यही मुख्य वैज्ञानिक कारण है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि बारिश सिर्फ ज्यादा पानी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तेज ढलान और सपाट मैदान के बीच होने वाले उस टकराव का नतीजा है जो सारा गाद एक जगह जमा कर देता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। अब तीखी ढलान और गाद की ये कहानी अगर डरावनी लग रही है, तो हमें थोड़ा और पूर्व की ओर चलना चाहिए। आप ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं? हाँ, एक ऐसी नदी जो हिमालयी तंत्र में सबसे चौड़ी, सबसे विशाल और शायद सबसे आक्रामक है। ब्रह्मपुत्र का पूरा जीवन चक्र ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। वो कैसे? तिब्बत के ठंडे और सूखे पठार पर जब ये जन्म लेती है तो इसे सांगपो कहा जाता है।
अब तिब्बत में बारिश न के बराबर होती है, इसलिए वहां इस नदी में पानी कम होता है और ये बहुत ही शांति से बहती है। मतलब एकदम शांत नदी। हाँ, हाँ, लेकिन फिर मैंने देखा है नक्शे में ये हिमालय के पूर्वी छोर से एकदम से यू टर्न लेती है हाँ, एक शार्प यू टर्न और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है। और जो नदी तिब्बत में इतनी शांत थी वो भारत में घुसते ही एक भयानक रूप ले लेती है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है और सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ इसी इलाके में आती है। रातों रात ऐसा क्या बदल जाता है? इसका कारण मानसून है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, वो दुनिया के उस हिस्से में आ जाती है जहां सबसे भारी बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, असम घाटी में मानसून का प्रभाव चरम पर होता है। अचानक से उस शांत नदी में पानी का वॉल्यूम कई 100 गुना बढ़ जाता है और भारी बारिश के कारण आसपास की पहाड़ियों से बेतहाशा मिट्टी कटकर नदी में गिरने लगती है। ये तो वही बात हुई जो हमने अभी नेपाल की नदियों के बारे में समझी थी, तेज ढलान और गाद। उसी बात का एक बहुत बड़ा और रौद्र रूप है ये। देखिए, असम की घाटी दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी है और अपेक्षाकृत संकरी है। अच्छा, नैरो वैली है। हाँ, तो जब इतना सारा पानी और इतना सारा गाद एक साथ आता है तो नदी का मुख्य चैनल पूरी तरह से चोक हो जाता है, भर जाता है। तो पानी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता होगा। बिल्कुल, तो वो अगल बगल फैलने लगता है और इसी फैलने की वजह से ये भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। कमाल है। नदी के बीच में इतना गाद जमा हो जाता है कि वहां बड़े बड़े नदी द्वीप या रिवर आइलैंड्स बन जाते हैं। जैसे माजुली द्वीप है ना? हाँ, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये नदी सचमुच अपनी राह में आने वाली हर चीज को निगल जाने की ताकत रखती है। हिमालय की नदियों का यही चंचल और उग्र स्वभाव इन्हें इतना खास बनाता है। पानी की अथाह मात्रा और जमीन को काटने की असीम ताकत। लेकिन अब वक्त है कि हम हिमालय की इन आक्रामक और अपना रास्ता बदलने वाली नदियों से निकलकर दक्षिण भारत की ओर चलें। प्रायद्वीपीय नदियों की दुनिया में। हाँ, उस दुनिया में जहाँ सब कुछ बहुत स्थिर है, प्राचीन है और जहाँ नदियों का व्यवहार उस फ्रीलांस वर्कर जैसा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। दक्षिण का परिदृश्य एकदम अलग है। यहाँ कोई नए बनते पहाड़ नहीं है। यह भूभाग करोड़ों साल पुराना है। मतलब ये नदियां भी बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल, इसलिए यहाँ की नदियाँ अपनी घाटियों को बहुत पहले ही गहरा कर चुकी हैं और अब वे एक तय और निश्चित मार्ग पर बहती हैं। इन नदियों को हम बहने की दिशा के आधार पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सही कहा। और मुझे याद है इसकी भी एक ट्रिक है याद रखने की, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। हाँ, मना त गो क्री कावेवई। बिल्कुल, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई। तो अगर हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम नर्मदा का आता है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। हाँ, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली? हाँ, ये रिफ्ट वैली ही नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने का मुख्य कारण है। रिफ्ट वैली का मतलब है जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 2 समानांतर फॉल्ट लाइंस यानी दरारों के बीच धंस गया है। अच्छा, मतलब ये पानी के बहाव से बनी कोई आम घाटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये टेक्टोनिक हलचलों से बनी एक गहरी खाई है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 विशाल मजबूत चट्टानी दीवारों के बीच एक गहरा और सुरक्षित प्राकृतिक हाईवे बनाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। है ना? नर्मदा नदी बस उसी बनी बनाई खाई के बीच से बहती चली जाती है, इसीलिए इसका रास्ता इतना सीधा और स्थिर है। हाँ, और इसकी मुख्य सहायक नदियां तवा, शेर और शक्कर हैं, जो इसी रिफ्ट वैली में आकर इससे मिलती हैं। और नर्मदा के ठीक समानांतर एक और रिफ्ट वैली में ताप्ती नदी बहती है, जिसे तापी भी कहते हैं। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा और गिरना। और पश्चिम की ओर बहने वाली एक और अहम नदी है साबरमती, जो अरावली से निकलती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि प्रायद्वीप या पठार की जमीन का जो मुख्य झुकाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। एकदम सही। इसलिए दक्षिण भारत की ज्यादातर बड़ी और प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो इस क्रम में सबसे ऊपर कौन सी आती है? महानदी, जो छत्तीसगढ़ के पठारों से निकलती है। इसमें कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? सियोनाथ, इब
और तेल जैसी नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं और यह उड़ीसा के तट पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद शायद दक्षिण की सबसे बड़ी नदी का नंबर आता है ना? गोदावरी, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली इस नदी का कैचमेंट एरिया इतना विशाल है कि इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी का बेसिन तो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। हाँ, और प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा और सबरी जैसी इसकी सहायक नदियां अलग-अलग राज्यों से मॉनसून का पानी इकट्ठा करके इसमें लाती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी के ठीक नीचे महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। बिल्कुल, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मलप्रभा जैसी महत्वपूर्ण नदियां इसके जल तंत्र का हिस्सा हैं। और फिर इसके बाद आती है वो नदी जो दक्षिण भारत के भूगोल, कृषि और राजनीति तीनों के केंद्र में है। आप कावेरी की बात कर रहे हैं? हाँ, कावेरी। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी और इसकी सहायक नदियां जैसे हेमावती, शिमशा और भवानी, ये पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप के लिए जीवन रेखा हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन कावेरी का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है इसका जल विवाद। और यही वो बिंदु है जहां हमारी वो फ्रीलांस वर्कर वाली बात पूरी तरह से लागू होती है। कैसे? देखिए, कावेरी जल विवाद को अक्सर सिर्फ दो राज्यों के बीच की राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम इसके भूगोल को समझें तो ये विवाद अनिवार्य था। ये नदी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। हाँ, जब मॉनसून सामान्य होता है तो सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही किसी साल बारिश कम होती है, कावेरी में पानी का स्तर तेजी से गिर जाता है। उधर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की कृषि व्यवस्था और करोड़ों किसानों का जीवन पूरी तरह इसी पानी पर निर्भर है। मतलब पानी की सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड जस की तस है। बिल्कुल। ये कोई ऐसा बैंक अकाउंट तो है नहीं जिसमें हिमालय के ग्लेशियर लगातार पैसे डाल रहे हों। जब मॉनसून धोखा देता है तो नदियां सूखने लगती हैं और सीमित संसाधन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये संघर्ष राजनीति से ज्यादा भूगोल की मजबूरी है। एकदम सही। और इसी तरह सबसे दक्षिण में तमिलनाडु से निकलने वाली वैगई नदी है, जो पूरी तरह से स्थानीय बारिश पर निर्भर एक छोटी लेकिन बहुत अहम नदी है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का पूरा जीवन इन दो अलग अलग प्रणालियों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ ग्लेशियर और दूसरी तरफ मॉनसून। हाँ, उत्तर भारत की पूरी कृषि व्यवस्था, वहाँ का भोजन, वहाँ का जीवन, ये सब उन जमे हुए ग्लेशियरों के भरोसे चल रहा है जो एक स्थायी जल स्रोत सुनिश्चित करते हैं। और दूसरी तरफ दक्षिण भारत का जीवन, वहाँ के बड़े बड़े डैम, वहाँ की खेती, सब कुछ मॉनसून के उस एक सीजन की मेहरबानी पर टिका है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब भी हम देश की अर्थव्यवस्था, कृषि संकट या पानी को लेकर राज्यों के बीच के तनाव की कोई खबर पढ़ते हैं तो इन नदियों के इस बुनियादी स्वभाव को समझे बिना पूरी तस्वीर कभी समझ में आ ही नहीं सकती। सही कहा। नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वे तय करती हैं कि कौन सा इलाका समृद्ध होगा और कौन सा इलाका सूखे या बाढ़ से संघर्ष करेगा। और हमने आज ये भी देखा कि कैसे टोपोग्राफी यानी जमीन की बनावट नदियों के व्यवहार को डिक्टेट करती है। नेपाल की तीखी ढलानें गंगा के मैदानों में गाद और तबाही लाती हैं। तिब्बत का शांत पठार ब्रह्मपुत्र को असम में उग्र बना देता है। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच जमीन धंसने से बनी रिफ्ट वैली नर्मदा को एक ही दिशा में बहने पर मजबूर कर देती है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जिसे समझने के बाद देश का नक्शा कभी भी पहले जैसा नहीं दिखेगा। हर नदी, हर नीली लकीर के पीछे एक गहरा विज्ञान और एक कहानी है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, किस बारे में? हिमालयी नदियों के भविष्य को लेकर। हाँ, बिल्कुल। हमने ये तो स्थापित कर दिया कि उत्तर की इन दिग्गज नदियों के पास ग्लेशियरों का एक ऐसा ट्रस्ट फंड है जो उन्हें कभी सूखने नहीं देता। वे बारहमासी हैं। हाँ, वो उनका गारंटीड फिक्स्ड इनकम है। लेकिन आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हिमालय के वे विशाल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आने वाले कुछ दशकों में वे ग्लेशियर पिघलकर पूरी तरह खत्म हो जाएं तो क्या होगा? बाप रे, ये तो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। अगर हिमालय से बर्फ खत्म हो गई तो उत्तर भारत की नदियों का गारंटीड इनकम वाला सोर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी दक्षिण भारत की नदियों की तरह सिर्फ एक फ्रीलांसर बनकर रह जाएंगी? ऐसी नदियां जो सिर्फ मॉनसून के 3 महीनों में बहेंगी और बाकी पूरा साल सूखी रहेंगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं होगा, ये शायद उस पूरी सभ्यता और कृषि व्यवस्था का अंत होगा जो